हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. Okay. So आज का जो टॉपिक रहेगा वो 2021 के MCQs हैं, ठीक है। और मिक्सड एमसीक्यूज है कुछ, मतलब बार बार पूछे गए हैं, तो वो एमसीक्यूज हम करेंगे यहाँ पे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, ठीक है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो ये 2 PM का जो एमसी क्लास रहता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। सो आप इसको अटेंड करिए। अगर आपने इसको अटेंड नहीं किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो इसको आप मिस मत करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीए द्वारा या यूजीसी नेट में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, अब तक पेपर 1 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारे यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। यस। तो ये कुछ और क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा जो फिलर फॉर्म पे होते हैं, ठीक है। सो आर यू रेडी? अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है देन यू विल थम्स अप। अगर आपने अभी शेयर नहीं किया तो शेयर करो, मैं भी शेयर करके रखूंगा, ठीक है। चलो सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, कोलीग्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड है या जो भी ग्रुप्स है आपने बनाए हैं खुद के, तो उनमें आप शेयर कर लो, ठीक है। सेंड कर लो उनके साथ भी, शेयर कर लो उनके साथ, ठीक है। यस, सो आर यू रेडी? अगर आपने शेयर किया देन गिव योर थम्स अप अगेन। So let's begin then, let's get started. So let's start our today's MCQ series. So ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कीबोर्ड हैज एट लीस्ट, ठीक है, हाँ, यानी कीबोर्ड के कितने कीज होते हैं? ए 91 कीज, बी है 101 कीज, सी है 111 कीज, डी है 121 कीज। अब सब आंसर कर लो। वेरी गुड, आपके पास टाइम है 40 सेकंड्स। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, जिनको लगता है टाइम बीच में हम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो वो कंप्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होती है ना। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ जल्द जल्द सीख लेते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज करेक्ट। 101 कीज जो होते हैं, इसमें अल्फ़ाबेटिक कीज होते हैं, नंबर कीज होते हैं जिनको न्यूमेरल कीज बोलते हैं, है ना। सिंबल्स होते हैं, कुछ में फंक्शन कीज होते हैं। तो ये टोटल है 101 कीज। तो मैं क्या कह रहा था कि यानी जिनको लगता है कि सर क्वेश्चन पे, मतलब हर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लेता है, हमें 20 ही सेकंड लेने होने चाहिए। देखो, हर एक जैसा बंदा एक जैसे नहीं होता है। देखो, पिछली बार मैंने क्या किया है, मैंने 20 सेकंड रख लिए, तो सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते थे, ठीक है। मैं आंसर दिखाता था यहाँ पे, वहां पे सारे क्या करते थे कि मतलब बाद में आंसर करते थे, ठीक है। सो उससे उनको मतलब टाइम ही नहीं मिलता है समझने के लिए। सो इसलिए आप कंप्रोमाइज कर लो, ठीक है। सो जो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ, एक ईमेल एड्रेस में क्या मतलब कितने पार्ट्स होते हैं? ए 2 पार्ट्स, बी 3 पार्ट्स, सी 4 पार्ट्स, डी 5 पार्ट्स। सब आंसर कर लो। वेरी गुड।
चलो आपके पास टाइम है। ईमेल जो हम बनाते हैं ना ईमेल, तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 4 या 5 पार्ट्स होते हैं। चलो सबको आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए मतलब मैं वो ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ जो ज्यादा बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यानी ये बार बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं कुछ, जैसे आपने भी गलत किया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 2 पार्ट्स होते हैं इसमें, देखते हैं कौन कौन सा पार्ट होता है। एक ईमेल एड्रेस जो वैलिड ईमेल एड्रेस होता है उसमें 2 पार्ट्स होता है। एक होता है यूजर नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम या होस्ट नेम भी कह सकते हैं। यूजर नेम होता है जो यूजर बनाता है उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाऊंगा तो मुद्दसिर, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर भी लिखूंगा उसके साथ, मुद्दसिर 761, मुद्दसिर 861 ऐसे। ठीक है, एट द रेट फिर हम लगाते हैं, है ना, यूजर नेम के बाद हम लगाते हैं एट द रेट कि, यानी फिर डोमेन नेम कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल गूगल का है ना, या याहू का है, या कंपनी का नाम। फॉर एग्जाम्पल कंपनी है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो DU.in, फॉर एग्जाम्पल मुद्दसिर 761 @DU.com भी लिख सकते हैं, .in भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम में हम यूज करते हैं एक्सटेंशन .com। ओके, सो ऐसे हम अगर गूगल मेल हम बनाते हैं तो यहाँ पे कंपनी है गूगल। ठीक है, सो हम जीमेल बनाते हैं ना, हमारा जो यूजर नेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं बनाऊंगा यहाँ पे कोई एक जीमेल में बनाऊंगा, पहले मैं अपना यूजर नेम डालूंगा, उसके बाद @ मैं उसके बाद क्या लिखूंगा, अपना जो कंपनी का नाम होगा वो, और उसके बाद एक्सटेंशन, और एक पार्ट होता है .com, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। बट ये अलग सा पार्ट नहीं है, ये आता है डोमेन नेम के साथ ही। ठीक है, यानी हम बोलते हैं gmail.com, yahoo.com। ठीक है, सो ये gmail.com या yahoo.com या hotmail.com जो है ये होस्ट नेम होते हैं, या डोमेन नेम हम भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, या कंपनी का हो सकता है। ठीक है, .org, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कोई कंपनी हम ले लेंगे Jio.com। ठीक है, @Jio.com, जियो कंपनी है तो उसमें हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेंगे नाम एक पवन या अमित, हम ले लेंगे नाम अमित 781, अमित 781 @Jio.com। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अमित जो है ये किस कंपनी में काम कर रहा है, जियो कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, सो इसका जो मतलब होस्ट है वो जियो कंपनी है। ठीक है, डोमेन नेम भी उसको बोल सकते हैं। सो इस तरह कोई मतलब इसी तरह आप बनाते हो जीमेल में या गूगल में, आप गूगल मेल आप बनाते हो तो आपका जो होस्ट डोमेन नेम उसमें होता है, आपको डोमेन है कौन, google.com। ओके, या gmail.com हम बना सकते हैं। ठीक है, यस, सो आई होप यू गॉट इट। ऐसे आप जीमेल को ओपन नहीं कर सकते याहू में, याहू में अलग होता है। दैट मीन्स कि याहू जो है ये अलग डोमेन नेम है, ये अलग होस्ट नेम है। हॉटमेल में आप ओपन नहीं कर सकते हैं जीमेल को। ठीक है, हॉटमेल अलग होता है। ठीक है, हाँ। सो आई होप यू गॉट इट। 2 पार्ट्स होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। कुछ क्या बताते हैं, कुछ बताते हैं 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स मीन्स ये .com जो अलग, या .in होता है, .com होता है, .org होता है, .net होता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है, बट ये जो अलग नहीं माना जाता, ये इसी के साथ हम डोमेन नेम के साथ ही लगा देते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस .com जो एक्सटेंशन है, बट ये इसको हम इसी के साथ मानते हैं। तो दैट मीन्स हम बोलेंगे कि जो वैलिड ईमेल एड्रेस होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कोरल ड्रॉ इज ए पॉपुलर, कोरल ड्रॉ क्या है, एक मशहूर है, क्या है, इलस्ट्रेशन प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टेक्स्ट प्रोग्राम है, या नन ऑफ द अबव। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर कर लो सब।
कोरल ड्रॉ जो है अगर पढ़ा नहीं अभी तक तो इसमें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कोरल ड्रॉ क्या है? तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए पार्ट इलस्ट्रेशन प्रोग्राम है। देखो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना, कोई टेक्स्ट प्रोग्राम नहीं है, तो ये एक इलस्ट्रेशन प्रोग्राम है। तो ये एक कोरल ड्रॉ जो है तो ये एक वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब हम कोरल ड्रॉ को बोलेंगे ये एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। सो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर हमें लोगो बनाना होता है ना, किसी कंपनी का लोगो बनाना होता है तो लोगो के लिए हम यूज क्या करते हैं? कोरल ड्रॉ। इस तरह अगर हमें ब्रोचर बनाना होता है, ब्रोचर होता है ना, ब्रोचर बनाना, फॉर यूनिवर्सिटी का ब्रोचर अलग होता है, किसी कंपनी का अलग ब्रोचर होता है, तो वो भी हम किससे बनाते हैं? कोरल ड्रॉ प्रोग्राम से, ठीक है। इस तरह हम इनविटेशन कार्ड्स जो बनाते हैं, है ना, इनविटेशन कार्ड जो हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? हम वो कोरल ड्रॉ से हम बनाते हैं, ठीक है। सो इस वेक्टर बेस्ड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो है, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो है, इससे हम क्या बनाते हैं? डिफरेंट लोगोज, इनविटेशन कार्ड्स बनाते हैं, ब्रोचर्स हम इससे बनाते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो इलस्ट्रेशन प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पढ़ो और आंसर कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ नॉइज? यानी नॉइज को कैसे मेजर करते हैं, किस यूनिट से मेजर करते हैं? ए डेसिबल, बी ए हर्ट्ज, एजेड, से फोन, डी ए वाट्स पर स्क्वायर मीटर। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। नॉइज की इंटेंसिटी जो होती है उसको किस यूनिट में से मेजर करते हैं? वेरी गुड, सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ए पार्ट क्या? डेसिबल, यानी डेसिबल में हम मेजर करते हैं नॉइज को, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। तो अगर हमें मतलब नॉइज की इंटेंसिटी देखनी होगी, इसको मेजर करना होगा, तो हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? डेसिबल में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। नैक इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द एगिज ऑफ? नैक जो है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ये किसके अंडर आता है? AICSSR, BICSIR, सी है AICT, डी है UGC। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। के पास टाइम है। नैक जो है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है? बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो। वेरी गुड। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैंने पिछली बार भी जब मैं हायर एजुकेशन को पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने करवाया है। देखो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें टॉपिक वाइज करवाओ। टॉपिक वाइज मैंने ऑलरेडी करवाए हैं। आप जाओ प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 MCQs प्लस, है ना। हाँ, तो दो उसमें आते हैं प्ले लिस्ट, उन दोनों में आप देख सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो नैक किसके अंदर आता है? नेशनल एक्रेडिटेशन एंड एकेडमिक एंड असेसमेंट काउंसिल, ठीक है। नेशनल एग्रीडेटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल जो है, नैक जो है, ये जो ग्रेडिंग देता है इंस्टीट्यूशन को, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो ये किसके अंदर आता है? ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंदर आता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, जो नेशनल काउंसिल वुमेन्स एजुकेशन के लिए बनाया गया था, तो उसको कब एस्टेब्लिश किया गया है? ए 1958, बी है 1976, सी है 1989, डी है 2000। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन कब एस्टेब्लिश किया गया ये बताना है आपको। आपके पास टाइम है अभी, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, आपका टाइम भी खत्म हो गया है। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 1958 में नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन बनाया गया है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। जो ये नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन जो है, तो इसको मतलब पहले जो इसको मतलब जब इसको लॉन्च किया गया था उस वक्त इसका चेयरपर्सन था दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, कब किया गया एस्टेब्लिश को? 1958, जो मैं अभी बोल रहा था इसमें है ना, 1958। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया किसके लिए? कि जो वुमेन सोसाइटी है ना, वुमेन जो है सोसाइटी में, तो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। इस तरह मैंने जो अभी बोला था, जो फर्स्ट चेयरपर्सन आप नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन है वो कौन है? वो है दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, तो पहली चेयरपर्सन कौन थी इसकी नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन? सो इसका है मतलब यही दुर्गाबाई देशमुख, ये ध्यान में रखना आप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कल का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन? तो उसका आएगा दुर्गाबाई देशमुख। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Which one of the following is not situated in New Delhi? यहाँ पे बताना आपको इनमें से न्यू दिल्ली में कौन सा नहीं है। ए इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, बी ए इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, सी ए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डी ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, आपके पास टाइम है। यानी इनमें से आपको बताना है न्यू दिल्ली में कौन सा नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, मैंने बहुत बार पेपर्स में देखा है। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो उनमें बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, और ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यस। सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म होने वाला है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है ये दिल्ली में नहीं है, यह शिमला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट है शिमला, तो शिमला में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ओके, सो न्यू दिल्ली में नहीं है ये ध्यान में रखना आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज फ्रीडम इन, जो ऑटोनॉमी मिलती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को है ना, तो उसमें उनको फ्रीडम किस में मिलता है? एडमिनिस्ट्रेशन में, बी ए पॉलिसी मेकिंग, सी ए फाइनेंस, डी ए करिकुलम डेवलपमेंट। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना है ऑटोनॉमी जो हायर एजुकेशन में मिलता है उसका मतलब क्या है, मतलब फ्रीडम किसे मिलता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन में, या पॉलिसी बनाने में, या फाइनेंस में, या करिकुलम डेवलपमेंट में? सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ऑटोनॉमी किस चीज में मिलती है, किस में मतलब फ्रीडम मिलता है, ये बताना आपको। बहुत अच्छा, इसे आंसर कर लो सब। देखो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, कोई मत बोलो कि यानी 20 सेकंड ही दे दो क्वेश्चन को, नहीं, फिर भी मैं 40 सेकंड देता हूँ, यानी बहुत कम टाइम देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूरी है, इससे आपको याद रहेगा। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है उसमें ऑटोनॉमी मिलती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना। फ्रीडम किसमें मिलता है? ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना पॉलिसी में, ना फाइनेंस, बल्कि मिलता है इसमें
करिकुलम डेवलपमेंट, जब उनको करिकुलम बनाना होता है ना, सिलेबस की कवरेज या उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तो उनमें ऑटोनॉमी मिलती है एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना आपको। ए लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, बी ए लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, सी लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस, ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव। आप सब आंसर कर लो, वेरी गुड। कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। निम्नलिखित में से सही कौन सा नहीं है ना। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है अभी भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ, और जो दिसंबर 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलते देखते इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इन्हें नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। क्योंकि लेक्चर मेथड में जो होता है कि टीचर जो होता है वो खाली आपको देता है ज्ञान, ठीक है, आपको नॉलेज देता है, इंफॉर्मेशन देता है। उसमें आपका जो स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। लेक्चर मेथड में हाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बट एट द एंड, ठीक है, जो लेक्चर मेथड है उसमें रीजनिंग उसमें डेवलप नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। देखो डिस्कशन मेथड अगर होगा, लर्निंग बाय डूइंग अगर होगा, उनमें क्या होता है, रीजनिंग डेवलप होती है, बट लेक्चर मेथड में रीजनिंग डेवलप नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो लेक्चर मेथड में नॉलेज को डेवलप किया जाता है ना। लेक्चर मेथड एक वन वे प्रोसेस होते हैं, टीचर खाली बोलता रहता है। स्टूडेंट्स क्या बनते हैं, इन्हें इसमें ज्यादा एक्टिव रहता है टीचर, सो स्टूडेंट्स ज्यादा पैसिव रहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना स्टूडेंट्स हमें नींद चढ़ गई है ना। सो वो नींद चढ़ गई का मतलब क्या है, दैट मीन्स वो पैसिव बनते हैं, वो खाली सुनते रहते हैं, बोलते कुछ नहीं है, ठीक है। सो इसी तरह जो टीचर होता है वो एक्टिव ज्यादा रहता है लेक्चर मेथड में, ठीक है। सो रीजनिंग यहाँ पे ज्यादा डेवलप नहीं होती है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर करो। जो द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन सा नहीं है। ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी है ऑडियो कैसेट, सी है प्रिंटेड मटेरियल, डी है ट्रांसपेरेंसी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन सा नहीं है। देखो जो इस क्वेश्चन को भी गलत करेंगे, आई थिंक दैट इज नॉट गुड, है ना, वो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो डी पार्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी, है ना। सो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या, इन्हें क्लैरिटी नहीं है। इन्हें क्लैरिटी जो होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम यूज करेंगे प्रिंटेड मटेरियल, उसमें हम अगर क्लैरिटी बताएंगे तो क्लैरिटी इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। देखो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ऑडियो कैसेट्स है ना, प्रिंटेड मटेरियल है, ये सारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, बट ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। यानी जो जिसको हिंदी में बोलते हैं पारदर्शिता, है ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, पारदर्शिता, है ना, पारदर्शिता। चलो सो आई होप यू गॉट इट। सो ये वाला इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, जो मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग का रहता है हायर एजुकेशन लेवल पे वो कौन सा है? ए है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, बी है टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, सी है टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, डी है टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है हायर एजुकेशन लेवल पे? जब टीचिंग होती है हायर एजुकेशन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, है ना, तो वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ये बताना आपको। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो सबों का आंसर आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं क्लास को आंसर कर लो। आपका टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट इज करेक्ट, टू डेवलप द कैपेसिटी डिसीजंस। ठीक है, यानी हायर एजुकेशन लेवल पे टीचिंग का यही मेन ऑब्जेक्टिव, यही मेन मोटिव जो रहता है, ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो रहता है कि यानी वो जो बच्चे होंगे, यानी जो कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में होंगे, तो उनमें मतलब ऐसी क्षमता आ जाएगी, ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी कि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, हाँ, किसी चीज पे कुछ डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ये वाला नहीं है तो प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, तो हर पास एग्जामिनेशन तो हर एक में करते हैं, स्कूल एजुकेशन में भी, हायर एजुकेशन में भी। ठीक है, सो टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। ठीक है, हाँ, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, हम मतलब उस वक्त टीचर मोटिवेट करेगा स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चन बोले, है ना। सो बट ये वाला नहीं आएगा, जो तीनों नहीं आएंगे, बट बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर कि उसमें एक मतलब डिसीजन लेने का कोई एक कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि यानी हम अगर जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जो उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, हम उसके पास जाएंगे, उससे हम कोई मतलब मशवरा ले लेंगे, एडवाइस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ये क्षमता होती है कि वो डिसीजन दे सकता अच्छे से। ठीक है, यस, हाँ। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे बताने, कौन सा करेक्ट है। A reliability ensures validity, so reliability दिखा था, validity भी। B a validity ensures reliability, C a reliability and validity are independent of each other, D a reliability does not depend on objectivity। सब आंसर कर लो, वेरी गुड, आपके पास टाइम है। आपको बताना यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। वेरी गुड, सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है वो आपस में मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, यानी ये अलग अलग टर्म्स है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी अलग अलग है। ठीक है, सो ये करेक्ट आंसर है इसका। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कौन सा दिखाता है यहाँ पे। ए रैम गॉट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, इन्हें राम को 45 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 200 में। बी ए मोहन गॉट 38% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी मोहन को मिले 38% मार्क्स इंग्लिश में। सी है श्याम गॉट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन, श्याम को फर्स्ट डिवीजन मिला है यानी फाइनल एग्जाम में। डी ऑल द अबव। ठीक है, आप सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है एवेल्युएशन कौन सा दिखाता है यहाँ पे। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट द करेक्ट आंसर है ना। सो डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर। ऑल द अबव यहाँ पे सारे इसके इवैल्यूएशन दिखाते हैं, है ना। जो इवैल्यूएशन है उसका मतलब क्या है कि यानी हम एट द एंड इवैल्यूएट करते हैं, है ना, या हम मतलब एक देखते हैं कि यानी इसमें इसको कितना समय परफॉर्मेंस इसकी, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, ठीक है, या मतलब उसमें प्रोग्रेस कितना आ गया है, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पे मॉक टेस्ट अटेंड करते हो, है ना, 20 क्वेश्चंस, फिर आप लास्ट पे अपने आप को इवैल्यूएट करते हो कि मुझे आज के एमसीक्यू सीरीज में कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है, या कितने क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए हैं, ठीक है। सो दैट इज इवैल्यूएशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, रिसर्च कौन कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, यानी रिसर्च कौन कर सकता है। ए हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसने रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ा होगा। बी होल्ड्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी। सी पॉजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी जिसको थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी होगी, ठीक है। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी रिसर्च कौन कर सकता है ये बताना है, कौन सा शख्स कर सकता है। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। फोर्टी सेकंड होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जब आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी जिसने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी तो वो रिसर्च कर सकता है, ठीक है। देखो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर वो भी कर सकता है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर वो भी कर सकता है, क्योंकि अब जो ग्रेजुएशन भी करता है, आप जो एनईपी 2020 या जो न्यू पॉलिसीज बनेंगे रिसर्च के, तो आप ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कर सकता है रिसर्च, ठीक है। हाँ, पॉजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो मतलब ऐसे शख्स भी कर सकता है ना, एज ए हार्ड वर्कर, तो ये भी कर, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है जिसने रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ी होगी, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। देखो किसी जगह देखोगे आप थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, जिसमें थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी होगी तो ये उसमें भी होगी कि जिसने अभी कुछ पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसने अभी कुछ पढ़ा नहीं होगा, जो इलिटरेट होगा, जिसकी बेसिक नॉलेज नहीं, यानी फाउंडेशनल नॉलेज नहीं होगी, यानी लिटरेसी और न्यूमरेसी की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, तो वो भी थिंकिंग उसके पास है ना, वो भी सोच सकता है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसने रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ा होगा, क्योंकि उसको पता है कि कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कौन सा टूल यूज करना है, ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना है। बट जिसके पास थिंकिंग एंड ओनली रीजनिंग एबिलिटी होगी तो वो ये नहीं बता सकता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी से पढ़ा होगा, उसको पता है कि मुझे पहले आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम को, ठीक है, मतलब जो मुझे एरिया देखना है, किस एरिया में मैं करूंगा रिसर्च, किस एरिया पे जरूरत है, सोसाइटी को किस एरिया पे जरूरत है कि रिसर्च करना, ठीक है। सो आई होप यू गॉट। इसलिए ये जो मतलब बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है, अब वो बोलते हैं नहीं यही आएगा, बट ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास पूरे सीक्वेंस होने चाहिए। तो सीक्वेंस आपको पता चलेगा रिसर्च की कहां, जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ोगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थीसिस, यानी ऑब्जेक्टिव्स पहले चैप्टर में लिखे जाते हैं थीसिस के। बी ए रिसर्चर मस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी, रिसर्चर के पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। सी वेरिएबिलिटी इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, वेरिएबिलिटी जो है वो है प्रॉब्लम का सोर्स, ठीक है, ओरिजिन। डी ऑल द अबव या सारे। करेक्ट बताना आपको कौन सा है, यानी इनमें से आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो सब। देखो अभी बातें मत करो, लास्ट पे आप बातें कर सकते हैं, अभी मत कर लो, ठीक है, अभी आप आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव, यानी ये सारे इसके आंसर है, ठीक है, यस, इसके करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्टिव जो लिखे जाते हैं वो पहले चैप्टर में लिखे जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में।
तो इस तरह रिसर्चर उसके पास एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो एनालाइज कर सके कुछ। वेरिएबिलिटी जो है ये एक सोर्स होता है प्रॉब्लम का, ठीक है, जो हम प्रॉब्लम चूज करते हैं उसका वेरिएबिलिटी जो होती है ऑरिजिन होता है। सो ये सारे इसके करेक्ट आंसर है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। इनमें बताना आपको मेथड ऑफ रिसर्च कौन सा नहीं है, ठीक है। ए ऑब्जर्वेशन, बी ए हिस्टोरिकल, से सर्वे, डी ए फिलोसफिकल। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे और गलत कंफ्यूजन है उनके पास, ठीक है। उन्होंने जो आंसर देखा होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। यस, सब आंसर कर लो सब, फिर हम देखते हैं क्या आंसर आएगा, कि आप गलत कैसे करते हो और आपको गलत कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। ये भी मैं दिखाऊंगा बुक्स में कैसे गलत लिखा हुआ है और कैसे मतलब वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका टाइम खत्म हो गया है। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशन। देखो कुछ लोग बोलते हैं फिलोसफिकल, ठीक है। देखो ऑब्जर्वेशन जो है ये मेथड ऑफ रिसर्च नहीं है। हम बोलते हैं मेथड ऑफ रिसर्च है, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है, नॉर्मेटिव रिसर्च है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, फिलोसफिकल रिसर्च है। सो ये सारे जो है ये है मेथड ऑफ रिसर्च। ऑब्जर्वेशन है टेक्निक ऑफ रिसर्च, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन है ये एक टेक्निक है रिसर्च की, ठीक है। इससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल मीन्स की ये एक मेथड है कि हम ये मेथडोलॉजी अपनाते हैं। हम बोलते हैं कि जो मेरी रिसर्च स्टडी है वो मेरी स्टडी है, उसमें मैंने हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब मेथड अपनाया है। और एक कोई कहता है मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड अपनाया है, और कोई कहता है सर्वे मेथड मैंने अपनाया। अगर फिलॉसफी आपको देखनी होगी तो आप फिलॉसफिकल मेथड अपनाते हो। ऑब्जर्वेशन से आप जाते हो और डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे इंटरव्यू है ना, इन्वेंटरी है, शेड्यूल है, चेक लिस्ट है। तो ये सारे क्या है, ऑब्जर्वेशन है ना, क्वेश्चनियर है, ये सारे है क्या जो टेक्निक ऑफ रिसर्च है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ऑब्जर्वेशन रिसर्च जो है ये रिसर्च टेक्निक है जहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को और फिनोमिना को, ठीक है, नेचुरल सेटिंग में। सो ये जो दिखाता है सब्जेक्ट्स को दिखाता है, ठीक है, कि जो हमारे सैंपल होगा उनको हम मतलब उनसे हम डेटा ले सकते हैं या उनको हम ऑब्जर्व करके डेटा ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये ऑब्जर्वेशन जो है ये है टेक्निक ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये कोई मेथड नहीं है, ये ध्यान में रखना आप। तो देखो फिलॉसफी कुछ स्टूडेंट्स में ये भी है सर फिलॉसफिकली आएगा, देखो फिलॉसफिकल के आएगा, कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं देखो फिलॉसफिकल मेथडोलॉजी जो एक रिसर्च मेथड है, ठीक है। सो इसमें इन्वेस्टिगेट करता है एक रिसर्चर के डिस्क्रिप्टिव इश्यूज क्या है, ठीक है, प्रेजेंट इश्यूज क्या है, जैसे फिलोसफर्स ने क्या मेथड यूज किया है, या नॉर्मेटिव इश्यूज क्या रहे हैं, जैसे विच मेथड शुड बी यूज और हाउ टू डू गुड फिलोसफी, इन्हें कैसे हम डेवलप करेंगे अच्छी सी फिलोसफी, वो हम फिलोसफिकल मेथड से देख सकते हैं। फिलोसफिकल रिसर्च मेथड से देख सकते हैं हम कि हम अच्छी फिलोसफी हम कैसे डेवलप कर सकेंगे। समझ में आ गया? हाँ। सो ए ग्रेट वैरायटी ऑफ फिलोसफिकल मेथड्स हैव बीन एम्प्लॉयड। सो इस तरह के फिलोसफिकल मेथड मतलब यूज किया जाता है। जैसे हम हिस्टोरिकल मेथड यूज करते हैं, इस तरह फिलोसफिकल मेथड भी यूज करते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करते हैं, बट फंक्शन थोड़ा सा अलग अलग है। यहाँ पे फिलोसफी को कैसे हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं तो फिलोसफिकल मेथड यूज किया जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो जो ऑब्जर्वेशन है वो एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है, मतलब हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने भी बोला है इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है, ऑब्जर्वेशन है ना, रेटिंग स्केल है, इन्वेंटरी है, चेक लिस्ट है, ये सारे हैं क्या टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। ओके, सो कैसे डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज रिसर्च जो है इसको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो इससे पहले मैं बताऊंगा कि जो ये क्वेश्चन है इस पे आप ये वाला क्वेश्चन है इसको आप देखोगे इन्हें बहुत सारी बुक्स में दिखाया गया है फिलोसफिकल मेथड आएगा, ठीक है। हाँ, बट कुछ ही दिखाएंगे आपको ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। बट जिनको पूरा नॉलेज होता है तो वो आप बता सकते हैं ऑब्जर्वेशन ही आएगा। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऐसे आप ध्यान में रखोगे
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आप आंसर कर लो। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, रिसर्च को क्लासिफाई किसमें किया जाता है? बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, सी फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डी ऑल द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो रिसर्च को बताना आपको किसमें क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, किसमें किया गया है क्लासिफाई, ठीक है। बहुत अच्छा, इन्हें टाइप्स बताने आपको रिसर्च के। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑल द ये सारे रिसर्च के क्लासिफिकेशन है, यानी बेसिक, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, है ना। देखो यहाँ पे भी आ गया है ना रिसर्च का मेथड, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ऑफ द ईयर एट ग्लोबल लेवल हैज बीन पब्लिश्ड बाय, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हर साल इश्यू होता है, पब्लिश होता है, तो वो कौन पब्लिश करता है? ए है यूएनडीपी, बी है डब्ल्यूटीओ, सी है आईएमएफ, डी है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सब आंसर कर लो। देखो यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ठीक है ना। हाँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बी है डब्ल्यूटीओ मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ, सो आईएमएफ का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, तो ये तीन जो है, और वर्ल्ड बैंक जो है, इनमें से आपको बताना है कौन सा मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, सब आंसर कर लो ऐसे। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है। सो ये जो है यूएनडीपी, ये पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। कब? 1965, ये भी बता सकते हैं। यूएनडीपी कब बनाया गया? वो 1965 में बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? कि हेल्प करने के लिए कंट्रीज को, कि पॉवर्टी को खत्म करना, एलिमिनेट मीन्स खत्म करना, ठीक है, पॉवर्टी को मतलब हटाना, पॉवर्टी को खत्म करना, और उसमें अचीव करना सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करना, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक अप्रोच ग्रोथ है, ठीक है, दैट एम्फसाइजेस इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन, यानी हर एक सिटीजन जो, हर एक शहरी जो होगा कंट्री का, सो उनमें वो क्वालिटी लाइफ जिए, अच्छी सी लाइफ जिए, वाइल कंजर्विंग द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। ए है मॉडेम इज सॉफ्टवेयर, बी है मॉडेम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, सी है मॉडेम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। कौन सा करेक्ट है वो बताना आपको। आज 20 क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको आप आंसर कर लो, उसके बाद हम 20th क्वेश्चन देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं को वीडियो को लाइक करो, ठीक है। यस, क्वेश्चन आंसर करके फिर आप लाइक कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो मॉडेम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, यानी जो मॉडेम है इसके रिलेटेड करेक्ट कौन सा है? वो है मॉडेम जो है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को किसमें? डिजिटल सिग्नल्स में, ठीक है।
सो आई होप यू गॉट इट। जो मॉडेम ये सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। मॉडेम वोल्टेज मतलब ये रिलेटेड नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, ठीक है। सो मॉडेम जो है ये एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है। सो आप सब आंसर कर लो। ए है ऑनलाइन लर्निंग, बी है लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एजुसैट, ठीक है, हाँ, जो इग्नू में यूज होता है। सी है वेब बेस्ड लर्निंग, डी है ऑल द अबव। एजुसैट में एजुकेशनल सैटेलाइट। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। डी पार्ट क्या है, ऑल द अबव सारे आते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ऑनलाइन लर्निंग भी, जिसको ई लर्निंग भी बोलते हैं, लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एजुसैट, एजुकेशन सैटेलाइट से मतलब जो लर्निंग होती है, वेब बेस्ड लर्निंग, ठीक है। सो ये सारे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज। सो आई होप यू गॉट इट, यू एंजॉय द ऑल 20 एमसीक्यूज, है ना। यस, सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करें, आप इस वेबसाइट पे जाओ, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन क्लास का भी लाभ ले सकते हैं। आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पे आप लिख लो कि कैसा लगा आपको ये एमसीक्यू क्लास, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। सब जाओ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आप कमेंट कर लो। देखो यहाँ लाइव चैट में मतलब जो लिखते हो आप, वही आप उधर भी लिखो, मतलब कैसा लगा आपको, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, ठीक है। सो ये 2 PM का जो एमसी क्लास रहता है, इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे, ठीक है। सो आपके लिए हम है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका क्वेरी है उसको हम ले लेंगे, ठीक है। सो आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, उसको आप लिख लो कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। यस, थैंक यू एवरीवन।